नमस्कार साथियों। आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 में दिए गए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भ्रष्टाचार को संपूर्णता से समझने का प्रयास करेंगे। ये एमपीपीएससी मेंस की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसका अगला लेक्चर है। इसमें भ्रष्टाचार टॉपिक को हम समझेंगे। भ्रष्टाचार क्या है, प्रकार क्या होते हैं, क्या इसके कारण हैं, प्रभाव क्या होते हैं और कम करने के विभिन्न उपाय क्या हैं। टॉपिक अत्यंत सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार आते हैं। 30 मार्क्स का इसका एमपीपीएससी मेंस में वेटेज है। पहले हम देखेंगे भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार देखिए, सामान्य रूप से भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिसे सामान्य कोई भी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। अलग अलग स्तर पे अलग अलग परिभाषाओं को दिए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। कुछ सामान्य प्रचलित परिभाषाओं को हम देखें तो उनके अनुसार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं तो नैतिक आधार पे अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलन दर्शाता है तो उसको भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सामान्य परिभाषा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो दायित्व दिया गया था वो पूरा नहीं करेगा, भ्रष्टाचार कहलाएगा। वैधानिक स्तर पे है ना, वैधानिक स्तर पे लीगल आधार पे क्या कहा जाता है कि एक व्यक्ति हो या शासकीय सेवक हो, उसका जो सार्वजनिक पद है, जो सार्वजनिक स्थिति है, जो अधिकार उसको मिले हैं, उनका दुरुपयोग करता है और किसी भी प्रकार का लाभ वो कमाता है, उसको सामान्य परिभाषा के अंतर्गत भ्रष्टाचार के अंदर रखा जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की परिभाषा को हमने समझने का प्रयास किया। अब भ्रष्टाचार के कितने प्रकार होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भ्रष्टाचार को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। कुछ आधारों पर हमने बांटने का प्रयास किया, जैसे स्तर के आधार पे। तो स्तर के आधार पे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार, एक निम्न स्तरीय भ्रष्टाचार। उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार क्या होता है, जो नीति निर्माण और उच्च स्तरीय क्रियान्वयन पॉलिसी का जब ऊंचे लेवल पे होता है, राज्य के स्तर पे, केंद्र के लेवल पे, हायर लेवल पे, जब या तो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रही हो विधायिका के लेवल पे, कार्यपालिका के लेवल पे, या उसका जब क्रियान्वयन वहाँ से शुरू किया जा रहा उसी स्तर पे अनियमितता हो जाती, तो वो जो कहलाता है उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार कहलाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे एक प्रकार से कोल स्कीम को ले सकते हैं कि नीति बनाते समय ही वहाँ पे लूपहोल छोड़ दिए गए, या आप यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम ले सकते हैं कि नीति बनाते समय ही वहाँ पे कमियां रख दी गई थी जिससे स्कीम हुआ। निम्न स्तरीय भ्रष्टाचार, जिसका सीधा संबंध आपसे, मुझसे, जनता से होता है। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे क्लर्क को पैसा देना पड़ता, तो वो एक निम्न स्तरीय भ्रष्टाचार का उदाहरण रहेगा। क्षेत्र के आधार पर भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार, अर्थात शासकीय जो क्षेत्र है उसमें भ्रष्टाचार होता है जिसमें शासकीय अधिकारी को संलग्नता होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, या आप वहाँ पे देखें तो 2G घोटाला। ये जो है वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार कहलाएंगे। निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार, जिसमें निजी लोगों की, निजी इकाइयों की, निजी कंपनियों की भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए सत्यम स्कीम आप इसमें ले सकते हैं, ये निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार है। संलग्नता के आधार पर सीमित भ्रष्टाचार, जिसमें अत्यंत कम लोग शामिल होते हैं, कुछ ही लोग लेकर भ्रष्टाचार की पूरी गतिविधियों में संलग्न होते हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार को संचालित करते हैं, वो सीमित भ्रष्टाचार कहलाता है। व्यापक भ्रष्टाचार, जिसमें पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में संलग्न पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप व्यापम घोटाले को ले सकते हैं, वो एक व्यापक भ्रष्टाचार का उदाहरण माना जाता है। तो संलग्नता के आधार पर तीसरा पैमाना, चौथा पैमाना प्रभाव, कि प्रभाव क्या हो रहा है जिससे वो भ्रष्टाचार हो रहा। तो एक कंडीशन होती है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है और वो किसी तीसरे पक्ष या व्यवस्था को या आपकी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो जो कहलाता है वो सार्वजनिक आपसी लाभ वाला भ्रष्टाचार कहलाता है। लाभ हानि, जहाँ पे एक पक्ष को लाभ होता है, दूसरे व्यक्ति को हानि। आप कहीं से निकल रहे थे, पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और आपसे कुछ रिश्वत मांगी, वहाँ पे आपको हानि हुई, उस व्यक्ति को लाभ होगा। तो ये जो कहलाता है वो प्रभाव के आधार पे। तो ये 4 मानक हमने देखे भ्रष्टाचार के प्रमुख मानकों के आधार पे। अगर इन्हीं मानकों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो अन्य भ्रष्टाचारों को, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका या राजनीतिक जो दल, राजनीतिक विधायिका के सदस्य, कई सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। ये कार्यपालन के द्वारा, विधायिक निर्माण के द्वारा, कार्यपालन अर्थात मंत्रिमंडल, मंत्रियों के द्वारा, विधायिका मतलब सांसद, विधायकों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार में अगर देखेंगे तो प्रशासनिक क्रियान्वयन के दौरान, प्रशासनिक पॉलिसी फ्रेमिंग के दौरान, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार कहलाता है, वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहलाता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, है ना, न्यायपालिका के किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। नीति निर्माण के द्वारा, कि नीति निर्माण जब कर रहे हैं, पॉलिसीज में कुछ कमी छोड़ दी गई और उससे किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी संगठन को
लाभ पहुंचा वो आपका नीति निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार कहलाएगा। नीति क्रियान्वयन के दौरान, कि जब कोई कार्य का क्रियान्वयन हो रहा उस समय पर जो भ्रष्टाचार कहलाता है वो नीति क्रियान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार कहलाता है। व्यावसायिक भ्रष्टाचार, की जो व्यावसायिक कार्य होते हैं उनमें जो भ्रष्टाचार कहलाता वो व्यावसायिक भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आता है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए CBC जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो 27 प्रकार के भ्रष्टाचार बताता, अलग अलग प्रकार से उसके द्वारा भी 27 प्रकार से भ्रष्टाचारों को बताया गया है। तो ये अपन ने देखने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके कारणों का परीक्षण करें तो भ्रष्टाचार के कई सारे कारण हैं। कुछ नैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और वैधानिक कारणों के अंतर्गत हम कुछ सामान्य अर्थों में सामान्य इनका विभाजन करने का प्रयास किया है। तो नैतिक कारणों में अगर हम देखेंगे तो नैतिक कारणों में मूल्यों का पतन। नैतिक कारणों में एक बड़ा जो कारण है वो क्या है, समाज में मूल्यों का लगातार पतन होता जा रहा है। जो नैतिक मूल्य थे, जो उच्च तरीके से व्यक्ति अपने अंदर पालन करना चाहता था, नैतिकता का पालन कर रहा था, वो लगातार कम हो रहा है। दूसरी तरफ आज व्यक्ति अपने लक्ष्यों को, उच्च लक्ष्यों को निर्धारित कर लेता है। उच्च साधनों को, उसके लिए वो किसी भी प्रकार के साध्यों का प्रयोग करना चाहता है। उच्च साध्य उसने रखा और किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग व्यक्ति करने लगता है। तो ये भी एक वहाँ पे समस्या आती है। सामाजिक कारण, आज उपभोक्तावादी संस्कृति हो गई है। व्यक्ति का विकास या व्यक्ति की समृद्धि उसके पास कार, घर, बंगला, गाड़ी से मेजर की जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। साथ ही साथ समाज में आज भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति दी हुई है। समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। ये सामाजिक कारण है। प्रशासनिक कारण में देखें तो अनिश्चितता है प्रशासन में, कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको अनसर्टेनिटी है कितने दिनों तक किसी स्थान पर रहना है। प्रशासन में विवेकाधिकारों की अधिकता है, कि भाई वो विवेकाधिकारों का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुसार कर लेते हैं। साथ ही साथ प्रशासन में लगातार गोपनीयता का सिद्धांत है कि कई सारे सामान्य जानकारी जनता तक आनी चाहिए या सामान्य लोगों तक आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती और अपने अनुसार वहाँ पे चीज़ों का निर्धारण प्रशासनिक अधिकारी कर लेते हैं। तो ये अपन ने इसके प्रशासनिक कारण देखे। वैधानिक कारण, कि भारत में प्रशासनिक अधिकारी IAS, IPS, IFS या अन्य सिविल सेवा के अधिकारी जो होते हैं उनको भारतीय अनुच्छेद 310 और 311 संरक्षण देता है, कि उनको बगैर उनकी बात को सुने हुए, बगैर उनके नियुक्ति पर अधिकारी के अलावा अन्य कोई हटा नहीं सकता। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है आने की, तो इससे उनको संरक्षण मिल जाता है। इसके अलावा भारत में जटिल कानूनी प्रक्रिया है और स्पष्ट कानूनों का अभाव है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले अत्यंत लंबे समय तक चलते रहते हैं। इससे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहता है। तो ये कुछ वैधानिक कारणों को अपन ने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार जो है उसके क्या प्रभाव आते हैं, तो सबसे पहला भ्रष्टाचार से अकर्मण्यता में वृद्धि होती है। जो कर्मठ लोग होते हैं वो काम करने से डरते हैं। दूसरी तरफ कई सारी फाइलें साइज के अधिकारी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया गया। तो ये एक प्रकार से अकर्मण्यता में वृद्धि करती है, जिससे अंतिम नुकसान जो होता है वो जनता को होता है। साथ ही साथ जो सेवा की गुणवत्ता होती है वो सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है ना। वहाँ पे क्या होता है कि जो सामान्य जनता को जो सर्विसेज मिलना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश में जनता को अधिकारों को मिलना चाहिए, वो जनता के अधिकार उनको नहीं मिल पाते। जो सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। लाल फीताशाही में बढ़ोतरी होती है, अर्थात फाइलों को लंबे समय तक लटका के रखा जाता, उन फाइलों पर काम नहीं किया जाता। आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार के कारण समाज में दो वर्ग निर्मित हो जाते। एक संसाधनों से संपन्न वर्ग जिसके पास भ्रष्टाचार करके बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाती है, दूसरा सामान्य वर्ग जिसके पास धन दौलत नहीं हो पाती है, बगैर भ्रष्टाचार के अत्यंत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आर्थिक विषमता को भी बढ़ावा देती है, समाज में न्याय में कमी करती है, अर्थात भिन्न भिन्न वर्गों के साथ धन के आधार पर असमानता निर्मित करने का महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो भ्रष्टाचार का होता है। साथ ही साथ सरकारी खजाने को यहाँ से हानि होती है। सरकारी जो खजाना होता है वो सरकार की संपत्ति में कमी आती है। जो पैसा रोड बनने में, सड़क बनने में, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च होना था वो पैसा भ्रष्टाचार में खर्च हो जाता है। प्रशासनिक कुशलता में कमी आती है कि कई बार भ्रष्टाचार है ना, कई बार जो प्रशासनिक अधिकारियों को कम करना चाहिए, अगर भ्रष्टाचार या पैसे मिलने की संभावना ना हो नहीं करते हैं। कई बार जो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी अगर भ्रष्टाचार की वजह से है ना, भ्रष्टाचार हो रहा, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है, तो वो काम करने से बचते हैं। उनको जो काम करना चाहिए, जो काम की एफिशिएंसी होना चाहिए वो एफिशिएंसी कम होती है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के स्तर में कमी आती है। समाज का जो कल्याण है, समाज के जो स्तर है वो स्तर में यहाँ से कमी आती है। साथ ही साथ जो संविधान में लक्ष्य दिए गए हैं, संविधान में लक्ष्य है समानता का, बंधुत्व का, न्याय का, वो सारे लक्ष्य यहाँ से भ्रष्टाचार के कारण बलि चल जाते हैं। जनता उन लक्ष्यों को
जनता उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। संविधान के द्वारा जो बुनियादी अधिकार दिए गए वो जनता को नहीं मिल पाते हैं। ये अपन ने देखा भ्रष्टाचार के प्रभाव। तो अब भ्रष्टाचार को कम करने के क्या वैधानिक प्रयास हो सकते हैं? तो देखिए, भ्रष्टाचार को कम करने का सबसे पहला वैधानिक प्रयास, व्यापक प्रयास था भ्रष्टाचार अधिनियम 1988। इसमें भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया था, लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। साथ ही साथ इसमें 2018 में संशोधन भी किया गया, भ्रष्टाचार का दायरा व्यापक बनाया गया, निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को दंड भी यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयास है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 2018 में इसमें संशोधन भी हुआ। बेनामी संपत्ति अधिनियम कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है बेनामी संपत्ति, है ना, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे संपत्ति खरीद ली जाती है, बेच दी जाती है और वहां से संपत्ति के माध्यम से, रियल एस्टेट के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसके लिए बेनामी संपत्ति जब्ती की, ऐसी जो भी संपत्ति होगी उसकी जब्ती का अधिनियम 1988 में आया। विसल बिलोवर संरक्षण अधिनियम की, जो ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार की सूचना देते हैं, किसी संगठन के अंदर जो सूचना हो रही है, संगठन के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी सूचना देते हैं, उनके लिए विसल बिलोवर संरक्षण अधिनियम 2014 आया। यह भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बना, भ्रष्टाचार सामने आने लगा। गंभीर आर्थिक अपराध की, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्थिक अपराध करता है, एक निश्चित सीमा से अधिक दंड का वो भ्रष्टाचार करता है, तो उसके लिए गंभीर आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 आया। ये भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, ताकि जनता सशक्त हो सके, जनता अपने अधिकारों को जान सके, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा उसको जानने के लिए RTI अधिनियम 2005 लाया। भारत के बहुत सारे भ्रष्टाचार को सामने लाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, तो ये 2002 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पे लाए गए। संस्थागत प्रयासों में देखें तो भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना हुई है। केंद्र के स्तर पर लोकपाल, इस राज्य के स्तर पर लोकायुक्त। तो केंद्र में लोकपाल में एक मुख्य लोकपाल, 8 अन्य सदस्य, अलग अलग राज्यों के अपने अपने लोकायुक्त है। ये भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, चाहे कार्यपालिका का हो, विधायिका का हो, ये सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों को देखते हैं, उसको लेकर सक्रिय अपना निर्णय लेते हैं। CBC जो है वो भ्रष्टाचार की देखने में केंद्रीय स्तर के जो A ग्रेड B ग्रेड के, जो A ग्रेड और B ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनकी निगरानी CBC के द्वारा की जाती है। व्यापक भ्रष्टाचार को, केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को लगाने के लिए CBC एक प्रमुख तरीके से काम करती है। 1964 में गठित किया गया था, 2003 में वैधानिक दर्जा CBC को दिया गया। CBI भी भ्रष्टाचार की निगरानी करने में एक महत्वपूर्ण संस्था, पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन का काम इसके द्वारा CBI के द्वारा काम किया जाता है। CBC के साथ मिलकर भ्रष्टाचार निवारण में अपना सहयोग CBI भी देती है। राज्य सतर्कता आयुक्त के, प्रत्येक राज्यों के अंदर सतर्कता आयुक्त जैसा पद गठित किया गया और ये सतर्कता आयुक्त भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग, अर्थात जनता को किसी भी योजना के क्रियान्वयन में मुख्य भागीदारी दी गई। अगर कहीं पे कोई काम हो रहा तो जनता से पूछा जाता है ये काम हुआ या नहीं हुआ। जनता अगर उस काम की वैधता को परीक्षित कर देगी या उसका क्या कर देगी, ऑडिट कर देगी, जनता उसको बताएगी कि हाँ ये काम हुआ, तो उसको माना जाता है कि हाँ यहाँ पे सही काम हुआ। तो सोशल ऑडिटिंग भी एक इसमें महत्वपूर्ण भाग है। नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, जिसके अंतर्गत निर्धारित कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सी सेवा कितने समय में मिलेगी। तो इसके स्तर पर, जो छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, वो नागरिक घोषणा पत्र से भी रोक लगाई जाती है। मीडिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पहले ही सामने लाती है, या भ्रष्टाचार होने के बाद जन दबाव बनाने का काम भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया आज अंतिम व्यक्ति को अधिकार दे रहा है, जिससे अंतिम व्यक्ति भी अपनी बातों को, भ्रष्टाचार से संबंधित बातों को सामने ला पाता है। कई सारी ऐसी चीजें जो बहुत सारे अभावों के कारण, संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण या व्यक्ति की पहुंच के कारण सामने नहीं आ पाती थी, अब वो सोशल मीडिया से बाहर आने लगी। साथ ही साथ समाज का पूरी सिविल सोसाइटी एक प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ अब उठ खड़ी हुई है। कई सारे मामलों में सिविल सोसाइटी के द्वारा भी भ्रष्टाचार को सामने लाया गया। तो ये आज का प्रमुख टॉपिक था हमारा, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय हमने यहाँ पे देखे। अब आप सभी को इसके आधार पर कुछ प्रश्नों की तैयारी करना चाहिए। प्रश्न आपके हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ये 5 मार्कर में प्रश्न हो सकता है। भ्रष्टाचार के कारणों की समीक्षा कीजिए, या भ्रष्टाचार में किस प्रकार से नैतिक कारण उत्तरदायी है, या नैतिकता की कमी किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, या प्रशासनिक
है ना, प्रशासनिक जो संरचना है वो भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा देती है। यह प्रश्न हो सकता है कि वैधानिक कारकों का परीक्षण कीजिए भ्रष्टाचार को कम करने में, या आपका प्रश्न हो सकता है कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से सेवा की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, या आपका प्रश्न हो सकता है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम में वैधानिक प्रयासों की समीक्षा कीजिए। ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं। ये प्रश्नों को आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, प्रतिदिन के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि इसी सीरीज के अंतर्गत आपको कुछ लेक्चर उपलब्ध हो सके। आप सभी इसका बेहतर तरीके से प्रयोग करें। इसकी पीडीएफ तथा इसकी पीडीएफ जो होगी वो दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगी। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।